हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 8 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स अपन कवर करेंगे वो ये हैं पेपर 2 और पेपर 3 के। एंड अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए और रेगुलरली जो भी मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं उनको आपको देखना है और लेक्चर्स के दौरान जो भी इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूं उनको रिलीजियसली फॉलो करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम में सिलेक्शन होगा, 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और जो ये 100% की गारंटी है इसको आप बकायदा देख सकते हैं। प्रूफ नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रूफ के वीडियो हैं, आप वीडियो देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि जो टॉपिक्स मैं यहां पर आपके कवर कराता हूं उन्हीं से रिलेटेड आपसे सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था यूपीएससी 2020 एग्जाम से पिछले एक साल पहले, यानी कि एक साल से जितनी भी चीज कवर कराई है उन्हीं पूरी चीजों से रिलेटेड सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और अगर स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करें तो सेम यूपीपीसीएस में भी काफी सारे क्वेश्चंस जो मैंने पढ़ाए हुए थे उन्हीं से रिलेटेड आए हैं। तो अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो करंट अफेयर्स की चिंता भूल जाइए, छोड़ दीजिए। और इवन जैसे कि जनरल स्टडीज की बात करें तो उस पर भी एक बैच चल रहा है, एक एनसीईआरटी का पेड पैकेज है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है उस बैच को ज्वाइन करना। और वो बैच कैसे काम करता है, क्या होता है उस बैच के अंदर, तो उसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिए और उस बैच को तुरंत ज्वाइन करिए समय ना वेस्ट करते हुए। साथ ही साथ मंथली पीडीएफ पेड पैकेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपीज इसकी फीस है। सिर्फ 100 रुपीज में आपको डेली जो आप लेक्चर्स देखते हैं करंट अफेयर्स के, इसका आपको पूरा मटेरियल मिलता है, पूरी आपको पीडीएफ मिलती है। डेली बेसिस पर आपको हैंडआउट्स नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आपके रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ का कंपाइलेशन प्रोवाइड किया जाता है वीकली। आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड की जाती है। और इतना ही नहीं, सिर्फ 100 रुपीज की फीस में आपको मिनिमम 150 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस्ड होते हैं और ये मेरे द्वारा आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड किया जाता है। राइट, तो इतना सब कुछ, उसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ। इसको कैसे ज्वाइन करना है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन पर दी हुई है। और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है पेड पैकेज से रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड तो अगर आप फेसबुक पर हैं तो मेरे नाम को सर्च कीजिएगा, कमलाक्ष झा मेरा नाम है, तुरंत सबसे पहले मुझे ऐड कर लीजिए और उसके बाद मुझे मैसेज कर दीजिएगा। राइट, मेरा रिप्लाई आपके पास विदिन 24 आवर आ जाएगा। और काफी सारे स्टूडेंट फेसबुक को यूज नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, मेरा ये नंबर है, सेव कर लीजिए, 9713282838 नंबर है। याद रहे इस पर कॉल नहीं करना है, कॉल अटेंड नहीं किए जाएंगे। आप मुझे एसएमएस कीजिए या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए। इस सेम नंबर टेलीग्राम पर है, टेलीग्राम पर इस नंबर का उपयोग करते हुए मैसेज कीजिए, मेरा रिप्लाई विदिन 24 आवर्स आपके पास आ जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम पर हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर अपना टेलीग्राम का चैनल भी है, करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा के नाम से ही, प्लस एक डिस्कशन ग्रुप भी है, आप दोनों को ज्वाइन करिए। डिस्कशन ग्रुप में भी आपको फायदा मिलेगा और चैनल से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन अपडेट्स मैं प्रोवाइड कराता हूं वो पूरा का पूरा आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो अब आपका समय ना वेस्ट करते हुए फटाक से लेक्चर को अब शुरू कर लेते हैं फाइनली। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भांग हो गया, गांजा हो गया और चरस हो गई, तो ये सब नशीले पदार्थ हम लोग को देखने को मिलते हैं। और ये सब किससे आते हैं? एक पौधे से जिसको अपन कैनबिस कहते हैं। कैनबिस, ये पौधा जो आपको दिखाई दे रहा है ये है कैनबिस। इसी पौधे से भांग बनता है और जब ये पौधा सूख जाता है तो गांजे के रूप में उसको उपयोग में लिया जाता है। और फिर बाद में उसको सूखे हुए जो गांजा होता है ना उसको मसला जाता है और फिर उसको चरस बना दिया जाता है। तो ये जो चरस, गांजा, भांग है वो एक ही पेड़ से आता है। इसको मैरियोना के नाम से भी जाना जाता है, वीड के नाम से भी जानते हैं। राइट, तो ये सब नशीले पदार्थ हमें देखने को मिलते हैं। तो बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन ने कैनबिस को, इस पौधे को रिमूव कर दिया है मोस्ट डेंजरस ड्रग की कैटेगरी से। इसका क्या मतलब हुआ उसको समझेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले एक बिल्कुल चीज मैं आप लोगों के माइंड में क्लियर करना चाहता हूं। काफी जगह इस न्यूज को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन ने हरी झंडी नहीं दिखाई है कि कैनबिस लीगलाइज होगा, ना ही यूनाइटेड नेशन ने यह कहा है कि कैनबिस ठीक है, इसको ड्रग नहीं माना जाएगा। कैनबिस ने सिर्फ इसको मोस्ट डेंजरस ड्रग की कैटेगरी से हटाया है। जो डेंजरस ड्रग होते हैं ना, जैसे कि कोकेन हो गया, हेरोइन हो गया, एलएसडी हो गया, तो ये सब जो ड्रग्स होते हैं वो मोस्ट डेंजरस ड्रग होते हैं। तो इनकी कैटेगरी में ये भी था, कैनबिस भी था, तो मोस्ट डेंजरस ड्रग की कैटेगरी से इसको निकाला है। इसको जो है वो ड्रग की कैटेगरी से नहीं हटाया, बट मोस्ट डेंजरस ड्रग की कैटेगरी से हटाया। ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना, क्योंकि इस प्रकार का कंफ्यूजन भी हो रहा है और काफी जगह गलत जो है वो चीजें बताई जा रही है। तो इस चीज को बिल्कुल अच्छे से क्लियर रखो कि ये इसको लीगलाइज करने पर कोई बात नहीं हुई, सिर्फ इसको मोस्ट डेंजरस ड्रग, जो सबसे हानिकारक जो ड्रग है उसकी सूची से हटाने की बात हुई है बस। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, यूनाइटेड नेशन का ये सीएनडी हमें देखने को मिलता है और इसने बेसिकली वोट किया था कि कैनबिस को और कैनबिस रेजिन को, ये जो
शेड्यूल 4 हम लोग को 1961 के कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स का जो देखने को मिलता है, तो इससे हटाने की बात करी थी। एक्चुअली शेड्यूल 4 में सबसे ज्यादा डेंजरस ड्रग्स की लिस्ट है, राइट। तो और ये कैनबिस भी इसी शेड्यूल 4 के अंदर आता है। जैसे कि जिस शेड्यूल 4 में हम लोग को जैसे कि कोकीन वगैरह हो गया, हेरोइन वगैरह हो गया, तो ये सब ड्रग्स देखने को मिलते हैं, तो उसमें कैनबिस भी आता है। तो शेड्यूल 4 से हटाने को लेकर ये वोटिंग हुई है यूनाइटेड नेशन के सीएनडी की, राइट। तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में था और सीएनडी ने चूज किया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेशन को जो 2019 से देखने को मिल रहा था, जिसके तहत कहा जा रहा था कि कैनबिस को मोस्ट डेंजरस ड्रग की कैटेगरी से हटाया जाए, तो उसी को देखते हुए इसको हटाया गया है। और कौन कौन इसके फेवर में थे और कौन कौन इसके अगेंस्ट थे, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं जानना, मेन चीज ये इंपॉर्टेंट है जाननी कि इंडिया ने फेवर किया था कि इसको हटाया जाए शेड्यूल 4 की कैटेगरी से, राइट। तो हम लोगों ने फेवर किया था, इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ने भी और काफी और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज ने भी। साथ ही साथ चाइना, पाकिस्तान और रशिया इसके अगेंस्ट थी कि इसको नहीं हटाया जाए, इसको मोस्ट डेंजरस ड्रग की कैटेगरी में ही रखा जाए, और यूक्रेन ने कोई वोटिंग नहीं दी इस पर। कैनबिस प्लांट के बारे में कुछ बात करेंगे। तो देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये कैनबिस एक जेनेरिक टर्म है, राइट। ये जेनेरिक टर्म किसके उपयोग में लिया जाता है, यानी कि एक प्लांट है कैनबिस सटिवा, तो इसी के लिए यानी कि इस प्लांट को जो है वो कैनबिस के नाम से जनरली जानते हैं। तो ये एक जेनेरिक टर्म हमें देखने को मिलता है, राइट। और कहा जा रहा है कि इसमें मेजर जो साइको एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जिससे नशा होता है, राइट, जिससे कि ब्रेन में हमें हलचल एक्टिविटी देखने को मिलती है, लोग नशे में चले आते हैं। तो ये जो मेजर साइको एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है टीएचसी, डेल्टा 9 टीएचसी, टेट्रा हाइड्रो कैनेबिनोल। तो ये है बेसिकली साइको एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जिसके चलते नशा होता है। और इसका मैक्सिकन नेम मैरियोना है और दूसरी अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि वीड हो गया, राइट, कैनबिस की पत्ती हो गई, या भांग, गांजा, चरस। तो ये ऐसे अलग अलग इसके नाम अलग अलग जगह पर है। तो कुछ इसके नाम जो मैंने भी आपको बताया वो थोड़े से बस पता होना चाहिए। इसको रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है, तो वियना के अंदर हमें सीएनडी देखने को मिलता है, जिसका फाउंडेशन 1946 में हुआ था। सीएनडी के बारे में अभी बताया ना मैंने आपको, कमीशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग्स। तो यूनाइटेड नेशन का ये कमीशन है, राइट। तो ये क्या करता है, डिसाइड करता है कि किस ड्रग को किस कैटेगरी में या किस शेड्यूल के अंदर मेंशन करना है, रखना है, राइट। तो ये डिसाइड करने वाली जो अथॉरिटी होती है वो यूनाइटेड नेशन सीएनडी होती है। ये फाइनली डिसाइड करती है कि कौन सा ड्रग डेंजरस कहलाएगा या कौन सा ड्रग ज्यादा डेंजरस नहीं कहलाएगा। तो जो शेड्यूल जो होते हैं ना, उसमें रखने का जो पूरा डिसीजन जो होता है वो इसी का होता है, यूनाइटेड नेशन सीएनडी का। और इसी ने फिर वोटिंग के थ्रू जो है वो उसको हटा दिया, कैनबिस को मोस्ट डेंजरस ड्रग की कैटेगरी से शेड्यूल 4 से इसको हटा दिया। शेड्यूल 4 के अंदर मोस्ट डेंजरस ड्रग्स हमें देखने को मिलते हैं। और 1961 का ये इकलौता कन्वेंशन हमें नार्कोटिक ड्रग्स का देखने को मिला था, और ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जो अभी तक एग्जिस्ट कर रही है। और जो कानून हम लोग को इंडिया में देखने को मिलते हैं जो ड्रग्स से रिलेटेड होते हैं, इसके बारे में आप जानते हो, उसके बारे में अपन ने पढ़ा भी अभी कुछ, मेरे ख्याल से लास्ट मंथ ही अपन ने इसके बारे में भी डिस्कस किया था, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। तो ये हमारे इंडिया के अंदर कानून है जो कि ड्रग्स को रेगुलेट करने से रिलेटेड देखने को मिलता है। अब देखिए, अब कैनबिस को मोस्ट डेंजरस ड्रग की कैटेगरी से हटाया तो इसका इफेक्ट किस प्रकार से पड़ेगा। तो देखो, इसका इफेक्ट जो है वो एकदम से नहीं पड़ेगा, हमें एकदम से नहीं नजर आएगा इसका इफेक्ट। बट हाँ, कहा यह जा रहा है कि क्योंकि देखो ये सब जो ड्रग्स वगैरह जो हमें देखने को मिलते हैं, तो वो इंटरनेशनली तो इसको मोस्ट डेंजरस ड्रग की कैटेगरी से हटाया है, बट नेशनली दूसरी यानी कि जो अलग अलग जो कंट्रीज हैं, तो उनके जो रूल्स रेगुलेशंस जो चलते हैं, तो उसमें भी अमेंडमेंट लाना जरूरी है, राइट। सिर्फ इंटरनेशनली अमेंडमेंट किया, इंटरनेशनल अमेंडमेंट बेसिकली एक संकेत के तौर पर होता है कि इंटरनेशनली जो है वो हरी झंडी मिल गई है, या फिर हरी झंडी इन द सेंस ये मत सोचना हरी झंडी का मतलब ये है कि उसको लीगलाइज कर दो, ये नहीं है, बट ये है कि उस पर सख्ती जो है वो थोड़ी सी कम कर दो, ये वाली चीज है और कुछ नहीं। तो इंडिया के अंदर भी इसका प्रभाव हो सकता है आने वाले समय में देखने को मिले, बट ये तभी होगा जब इंडिविजुअल कंट्री जो है वो अपने रूल्स रेगुलेशंस के अंदर चेंजेस लाएंगी। बट जब तक इंडिविजुअल कंट्री अपने रूल्स रेगुलेशन के अंदर चेंजेस नहीं लाती है, तब तक ये एज इट इज जैसा चलता आ रहे हैं उनके रूल्स रेगुलेशन वैसे ही चलते रहेंगे। बट आपको इंटरनेशनली चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि क्या हुआ है। इसमें मेन जो काम की बात थी वो वियना के CND की थी, जिसके बारे में आपको एक अच्छे से पता होना चाहिए कि ये हमें देखने को मिलता है। ये एक बॉडी है जो कि यूनाइटेड नेशन का ही कमीशन है, जो कि ये जो ड्रग्स वगैरह, नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह जो होते हैं उनसे रिलेटेड ये हमें कमीशन देखने को मिलता है, उनको कंट्रोल करने से रिलेटेड ये कमीशन होता है। तो इसका एक अच्छा आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। और ये 1961 के इस नार्कोटिक ड्रग के कन्वेंशन के बारे में एक आइडिया होना चाहिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसके बारे में एक आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। टेक्निकल टेक्सटाइल्स से रिलेटेड ये टॉपिक है, इसके बारे में अपन ने पहले भी चर्चा करी हुई है, बट काफी महीने बीत गए हैं। तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं, तो इजी तरीके से ध्यान में रखना कि जितने भी टेक्सटाइल यानी कि जितने भी कपड़े जो कि किसी स्पेसिफिक स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं,
जैसे कि स्पेस सूट जो बनता है, स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, स्पेस ट्रैवलर्स जो होते हैं, तो वो जो इस प्रकार का जो वस्त्र पहनते हैं, पूरा इनका जो सूट होता है, तो वो एक अलग कपड़े से बनता है, राइट। उस कपड़े की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग प्रॉपर्टी होती है, राइट। जैसे कि अगर ये इस एयर बलून की अगर अपन बात करें, ये वाला मतलब ये जो हवा में नहीं आता, घूमते हैं इस पे लोग वहां बैठ के, बड़ा सा होता है ये, तो ये इसका कपड़ा एक अलग प्रकार का बनता है, राइट। और भी दूसरी चीज है, जैसे कि जो फायर ब्रिगेड्स में जो लोग काम कर रहे होते हैं, राइट, तो उनका एक कपड़ा अलग टाइप का बनता है, जैसे कि उस कपड़े पे आग ना लगे। तो ऐसे अलग अलग कपड़े होते हैं जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। वो कपड़े जो है वो सिर्फ नॉर्मल ड्रेसिंग पर्पस के लिए, डेकोरेटिव पर्पस के लिए नहीं होते हैं, उनकी एक अलग स्पेशल प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो उन कपड़ों को टेक्निकल टेक्सटाइल्स कहा जाता है। तो सिंपल सी चीज पहले तो ये पता होना चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इनवाइट किया है प्रपोजल कि जिसके चलते ये एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को जो है वो सेटअप करने वाले हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए। यानी कि ये टारगेट कर रहे हैं कि हमारी कंट्री के अंदर टेक्निकल टेक्सटाइल्स जो है उसका प्रोडक्शन भारी मात्रा में हो और उसको हम एक्सपोर्ट करें। तो उसके लिए एक अलग स्पेसिफिक बॉडी बनाने पर फोकस किया जा रहा है। और इस बॉडी के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो जो भी एक्सपोर्टर एसोसिएशन और ट्रेड बॉडीज जो हमें देखने को मिलती हैं, जो कि कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है या फिर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। तो कहा जा रहा है कि 15 दिसंबर तक वो अपना प्रपोजल जो है वो सबमिट कर सकते हैं और उसके बाद फिर फर्दर उनको ये काउंसिल के अंदर शामिल किया जाएगा। आगे की बात करें तो बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इसके बारे में चर्चा हुई थी फरवरी में, इसी साल अपन ने डिस्कस भी किया था इसके बारे में। आपके पास अगर मैगजीन होगी तो आप देखिएगा जरूर। तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्होंने फरवरी में इसी साल जो है वो अप्रूवल दिया था कि नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जो है वो सेटअप किया जाना है। 4 सालों का ये मिशन होने वाला है और इस मिशन के तहत मेनली टारगेट किया जाएगा कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स का इंडिया में प्रोडक्शन हो और उसको हम एक्सपोर्ट करें, राइट। और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी जो है ये एक कंपोनेंट हम लोग को इस मिशन का ही देखने को मिला था, जिसके चलते एक अलग से मतलब काउंसिल होगा जो कि स्पेसिफिकली फोकस करेगा एक्सपोर्ट पर्पस के लिए, राइट। उसका काम ही एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए होगा। और टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में किस प्रकार की हमें देखने को मिलती है, तो 14,000 करोड़ वर्थ की टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो हमारा एनुअल हमें देखने को मिल रहा है। और गवर्नमेंट ने एक जो टारगेट जो सेट किया है वो ये 350 बिलियन मार्केट का टारगेट सेट किया है, जिसको हमें अचीव करना है 2024-25 तक। और एट प्रेजेंट हमारा टेक्सटाइल और क्लोथिंग सेक्टर जो हमें देखने को मिलता है उसका जो मार्केट है वो 167 बिलियन यूएस डॉलर का, तो उसको बढ़ाकर हमें 350 बिलियन यूएस डॉलर तक लेकर जा रहे हैं 2024-25 तक। और टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इनकी कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज, स्पेशल फंक्शन के लिए ये जो है वो उपयोग में लिए जाते हैं, यानी कि स्पेशल चीजों के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, राइट। जैसे कि काफी सारी चीजें ऑटोमोटिव के लिए, मेडिकल के लिए, और जियो टेक्सटाइल हमें देखने को मिलता है, एग्रो टेक्सटाइल्स होते हैं, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग वगैरह होती है, राइट। तो ये सब चीजें जिसके बारे में बस आपको एक आइडिया, जानकारी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। गाइस, आप में से कितने लोग जानते हैं कि आयुर्वेद में भी सर्जरी होती है? मेरे ख्याल से शायद बहुत ही कम। और आप तो फिर भी अगर जानकार हैं, आप पढ़ाई करते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो आपको तो डेफिनेटली काफी सारों को शायद पता भी हो। बट मैक्सिमम अगर जनता से पूछा जाए, बाहर आप अपने घर में पूछोगे सीधे कि क्या आयुर्वेद की फील्ड में क्या सर्जरी होती है, आप अपने दोस्त से पूछो जो मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं करते हैं, तो मैक्सिमम आपको लोग बोलेंगे नहीं यार, आयुर्वेद में कहाँ ये सब सर्जरी वर्जरी थोड़ा होती, चीर फाड़ थोड़ा होती, वो तो फिर आयुर्वेदिक दवाइयां वगैरह देते हैं, जड़ी बूटी देते हैं, राइट। बट ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में सर्जरी भी होती आ रही है और सर्जरी भी हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिलती थी। बट अभी इस चीज से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी कि इस चीज को हाईलाइट करने के लिए कि आयुर्वेद के अंदर भी सर्जरी है, सर्जरी भी आयुर्वेद का एक पार्ट है। तो इस चीज को हाईलाइट करते हुए सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत कहा है कि कंपलसरी सर्जिकल प्रोसीजर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो आयुर्वेद के हैं उनके लिए होना चाहिए। तो देखो, ये ऑलरेडी था, मतलब जो चीज सरकार ने भी बताई है ना, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी कोर्स में पहले से, सभी चीज थी पूरी, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है जिससे कि ये हाईलाइट हो, लोगों को इसके बारे में पता लगे, अवेयरनेस क्रिएट हो कि आयुर्वेद में भी जो है वो सर्जरी होती है। क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं जानते, ज्यादातर लोग को तो लगता है कि जो मॉडर्न जो मेडिसिन जो हमें देखने को मिलती है, यानी कि मॉडर्न जो ये मेडिकल की जो फील्ड है, एलोपैथी आप कह सकते हो, तो इसी में ही जो है वो सिर्फ सर्जरी वगैरह होती है, आयुर्वेद वगैरह में नहीं होती। बट ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में भी होती है। तो अगर इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, आयुर्वेद के अंदर भी सर्जरी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो सर्जरी पार्ट है आयुर्वेद का। इसकी 2 ब्रांचेस हमें सर्जरी की देखने को मिलती हैं। 2 ब्रांचेस में से कौन सी ब्रांच हमें नजर आती है, तो शल्य चिकित्सा, शल्य तंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, और दूसरा है शलाक्य तंत्र,
तो शल्य तंत्र और शलाक्य तंत्र, तो ये दो बेसिकली सर्जरी की ब्रांचेज हैं। शल्य तंत्र जो है वो जनरल सर्जरी है, समान शल्य चिकित्सा है, और शलाक्य तंत्र जो हमें देखने को मिलती है वो सर्जरी आंखों की, कान की, नाक की, गले की, दांत की हम लोग को नजर आती है। तो देखिए सर्जरी भी होती है आयुर्वेद के अंदर, और सभी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो आयुर्वेद के होते हैं, जो आयुर्वेद में पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उनको इस कोर्स से होकर गुजरना होता है, राइट। उनको स्पेशलाइजेशन हासिल करनी होती है और उसके बाद फिर वो आयुर्वेद सर्जन भी बन सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन से पहले किस प्रकार के रूल्स रेगुलेशन थे, तो 2016 का जो रेगुलेशन था उसने अलाउ किया था सभी पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं, जो कि स्पेशलाइज हो सकते हैं शल्य तंत्र में, शलाक्य तंत्र में, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया, और प्रसूति एवं स्त्री रोग में, राइट। तो ये तीन डिसिप्लिन हम लोग को देखने को मिली थी, जो कि मेजर सर्जिकल से रिलेटेड जो है वो ये सब थी। मतलब कुल मिलाकर जो अभी नोटिफिकेशन आया है ना, वो सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आया है और कुछ नहीं। इससे पहले भी सेम पूरी जो है वो थी, इसमें पूरी चीजें A to Z, यानी कि सर्जरी पहले भी एज इट इज हुआ करती थी, आज भी एज इट इज होती है, बट नोटिफिकेशन डाल के उसको हाईलाइट किया। इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देना। और स्टूडेंट जो है वो इन तीनों डिसिप्लिन के उनको दी जाती है मास्टर इन सर्जरी इन आयुर्वेद डिग्री, MS डिग्री दी जाती है सर्जरी में। और इसमें नया क्या है, तो देखो नोटिफिकेशन ने मेंशन किया है 58 सर्जिकल प्रोसीजर को, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको स्किल्स वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, और फिर वो सर्जरी वगैरह कर सकते हैं। और अभी तक पेशेंट जो है उनको एग्जैक्टली पता नहीं था आयुर्वेद डॉक्टर की कैपेबिलिटीज के बारे में, तो इसीलिए आयुर्वेद की फील्ड में जो प्रैक्टिशनर जो हैं, तो उनको बेसिकली हाईलाइट किया जा रहा है कि वो भी जो है वो सर्जरी कर सकते हैं, कि लोग बाग जो है वो आयुर्वेद में सर्जरी करवाएं, राइट, आयुर्वेद की तरफ जो है वो बढ़े आगे। तो इस पर बेसिकली मेनली फोकस करते हुए ये चीज की गई थी। और इसी पर ही IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इन्होंने ऑब्जेक्शन उठा दिया, इन्होंने क्रिटिसाइज किया इस नोटिफिकेशन को। इन्होंने कहा कि आयुर्वेद प्रैक्टिशनर जो है उनकी कंपिटेंसी पर इन्होंने क्वेश्चन उठाया, और इन्होंने ये कहा है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये मिक्सोपैथी का एक अटेम्प्ट है। IMA के डॉक्टर ने ये कहा है कि ये बेसिकली प्रैक्टिशनर्स का अपोज नहीं कर रहे हैं, एंशिएंट सिस्टम जो मेडिसिन की है उसको अपोज नहीं कर रहे हैं, बट इनका मानना यह है कि ये जो नया जो नोटिफिकेशन है ये इस प्रकार का इंप्रेशन क्रिएट करेगा कि कोई भी व्यक्ति जो कि सिर्फ स्किल्स और ट्रेनिंग लेकर आयुर्वेद डॉक्टर बन सकेंगे, और उसके बाद वो सर्जरी, मॉडर्न सर्जरी जो है वो परफॉर्म कर सकेंगे, जैसे आज की डेट में हमें मॉडर्न मेडिसिन की फील्ड में देखने को मिलता है, जो कि डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं हॉस्पिटल्स में, राइट, सर्जरी वगैरह। तो सेम जैसे कि हमें जो बड़े बड़े डॉक्टर्स देखने को मिलते हैं जो सर्जरी वगैरह कंडक्ट करते हैं, अलग अलग सर्जन है, बट किसी आयुर्वेद सर्जन के बारे में तो बहुत ही कम आपने सुना होगा, नहीं जाना होगा। तो ये चीज नहीं कही जा रही है कि इस नोटिफिकेशन ने जिस प्रकार से चीजों को हाईलाइट किया है, तो IMA यही अपोज कर रही है कि आप जो है वो आयुर्वेदिक फील्ड के अंदर जो पेशेंट्स हैं उनको थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर रहे हो, और उनको बता रहे हो कि जो चीज मॉडर्न मेडिसिन के अंदर होती है वो सेम चीज जो है वो आयुर्वेद के अंदर भी होगी, राइट। एंशिएंट सिस्टम जो हम लोग को मेडिसिन का देखने को मिलता है वो सेम चीज उसी में होगी। तो ये कहा जा रहा है कि इसको आप मिसलीड कर रहे हो, यानी कि जनता को मिसलीड किया जा रहा है इस नोटिफिकेशन के थ्रू। इनका कहना है कि अब भ्रमित करने वाला है नोटिफिकेशन, और आधुनिक चिकित्सा यानी कि जो मॉडर्न मेडिसिन जो हम लोग को देखने को मिलती है, इसके अधिकार क्षेत्र और दक्षता में अतिक्रम है यानी कि कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट हो रहा है, यानी कि जो, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन ही जो हम लोग को देखने को मिलती है उसी पर ही लोग डिपेंडेंट होते हैं सर्जरी और इन सब चीजों के लिए। बट जब आयुर्वेद के अंदर ये चीज ऑलरेडी थी और इसको एकदम से जब हाईलाइट किया नोटिफिकेशन के बाद, तो IMA थोड़ा सा गुस्सा हो गया। तो ये चीजें जिसके बारे में बस आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। बट याद रखिएगा कि आयुर्वेद की फील्ड में भी हमें सर्जरी देखने को मिलती है, सर्जरी का भी एक आयुर्वेद का पार्ट हम लोग को नजर आता है, और ये सभी के लिए कंपलसरी होता है, जो भी लोग PG की डिग्री लेते हैं, कि वो जो है इस फील्ड में भी, सर्जरी की फील्ड में भी जो है वो पढ़ाई करें, और उनका कोर्स होता है बाकायदा इसका, और उसके बाद फिर वो प्रैक्टिस करते हैं और फिर एक सर्जन बन जाते हैं आयुर्वेद के। तो ये चीज है, तो इसके बारे में एक आपको अच्छी जानकारी, आइडिया होना चाहिए। अब बात हो रही है नौसेना दिवस के बारे में, नेवी डे के बारे में। तो 2020 का नेवी डे हमें देखने को मिला है, हर साल 4 दिसंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। 4 दिसंबर ही क्यों? क्योंकि इस दिन ऑपरेशन ट्राइडेंट, इसको बेसिकली सम्मानित किया जाता है, ट्राइडेंट, ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो क्वेश्चन अगर आ जाए ऑपरेशन ट्राइडेंट किससे एसोसिएटेड है, तो 1971 में इंडो पाकिस्तान जो वॉर हमें देखने को मिला था, उस वॉर में इंडियन नेवी का एक ऑपरेशन था, जिसके तहत हमारे जो इंडियन नेवी जो थी वो कराची के पास गई थी, और वहां पर इसने 3 बेसिकली शिप्स को डुबा दिया था, राइट। 3 वेसल्स को इसने, हमारी इंडियन नेवी ने डुबा दिया था। तो काफी शानदार प्रदर्शन था और बहुत ही मेजर डैमेज किया था हमारी इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को।
राइट। तो ये चीज थी और ये ऑपरेशन ट्राइडेंट के चलते दिसंबर 4 को हर साल नेवी डे ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। बात हो रही है केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट डैम के बारे में। तो इसके बारे में पहले भी मैं हालांकि आपको पढ़ा चुका हूं, बट फिर से अपन बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आप मुझे पहले तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ केन और बेतवा नदी कहां से ओरिजिनेट होती हैं। देखते हैं इसका आंसर किसको पता है, थोड़ी देर बाद इसका आंसर आपको मिल जाएगा, बट पहले नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताओ। ये टॉपिक न्यूज में क्यों था तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्यों था, बट फिर भी जान लो। एक्चुअली क्या था कि यहां पर एक डैम है, लोअर और डैम, तो इस पर एनवायरमेंटल क्लियरेंस ऑलरेडी मिल गई थी, बट अभी एक्सपर्ट पैनल है इंडिया की एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का, वो डिमांड कर रहा है कि पहली बात तो इसने स्थगित कर दिया, स्टे लगा दिया बेसिकली एनवायरमेंटल क्लियरेंस के ऊपर जो उसको मिल गया था ऑलरेडी, राइट। इस डैम को, इस पर स्टे लगा दिया और नया डेटा जो है वो मांगा है, और फिर ये डिसाइड करेंगे कि नई पब्लिक हियरिंग जो है वो कब होगी इस पर, यानी कि इस डैम को बनाने के ऊपर। बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है चीज, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है केन बेतवा प्रोजेक्ट, इसके बारे में जाना, इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। तो याद रखिएगा इंडिया का पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है ये, और ये एक मॉडल प्लान के तौर पर नजर आता है, यानी कि जो दूसरे जो हमारी कंट्री में आज की डेट में इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो हमें नजर आते हैं, तो उन सभी प्रोजेक्ट के लिए मॉडल प्लान के तौर पर इसी को देखा जाता है, केन बेतवा इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को, राइट। तो ये वाली चीज हमें नजर आती है। और आगे की बात करें इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस क्या था, तो जो सरप्लस वाटर जो था, यानी कि जो ज्यादा मात्रा में जो पानी हमें केन नदी में देखने को मिलता है मध्य प्रदेश के अंदर, तो उस पानी को जो है वो बेतवा नदी तक ट्रांसफर करना था, जो कि उत्तर प्रदेश में है, जिसके चलते जो सूखा जो एरिया है बुंदेलखंड का, जहां पर हमें दो स्टेट्स जो यूपी और मध्य प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि अगर अपन बात करें झांसी, बंदा, ललितपुर और महोबा जो डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की है, और टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर जो डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की है, तो यहां पर पानी पहुंचाना था। ये क्षेत्र में सूखा था, ड्रॉट हमें देखने को मिला था, तो इस क्षेत्र पर पानी की समस्या थी, तो पानी की समस्या को दूर करने के लिए ये चीज की गई थी, इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट, ये केन और बेतवा का हमें देखने को मिला था। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ी सी याद रखना कि इसका मेन पर्पस ये था कि केन नदी का पानी को ट्रांसफर करना, यानी कि केन नदी जो मध्य प्रदेश में है उसके पानी को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में मिलाना है, ट्रांसफर करना है, जिसके चलते बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहां पर पानी की समस्या दूर हो सके, राइट। तो ये वाली चीज है, इसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जानेंगे, जैसे कि केन और बेतवा नदी दोनों ही मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती हैं, याद रखिएगा। और केन नदी यमुना नदी और बेतवा नदी के साथ मिलती है उत्तर प्रदेश में, राइट। तो ये वाली चीज भी आप याद रखिएगा कि केन नदी यमुना नदी से मिलती है उत्तर प्रदेश में और केन नदी बेतवा से मिलती है उत्तर प्रदेश में, यानी कि ये लिंक होती है, मीट करती है, इसका संगम हमें उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलता है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि यमुना नदी का संगम जो है वो बंदा डिस्ट्रिक्ट में होता है, बेतवा नदी का संगम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में हमें नजर आता है, देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश के अंदर ही। इसके अलावा राजघाट हो गया, परीछा हो गया और माता टीला, ये डैम हम लोग को देखने को मिलते हैं, और ये सभी डैम बेतवा नदी पर हैं। और केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। पन्ना टाइगर रिजर्व कहां पर है, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइए जल्दी, तुरंत, अभी अभी, काफी इजी सा क्वेश्चन है। और इंटरलिंकिंग के फायदे क्या होते हैं, यानी कि रिवर को जो अपन लिंक करते हैं, इंटरलिंक करते हैं, तो उसके फायदे क्या हैं, तो वाटर और फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा मिल जाता है। पानी की समस्या तो दूर होती है, फूड की समस्या कैसे दूर होती है, क्योंकि पानी से ही तो खेती होती है ना। तो वाटर और फूड सिक्योरिटी दोनों लिखेंगे आप, अगर इंटरलिंकिंग से रिलेटेड बेनिफिट्स आपसे मेंस में पूछ लिया जाए तो। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स याद रखिएगा। इसके अलावा पानी का भरपूर उपयोग किया जा सकता है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सकता है, डिजास्टर मिटिगेशन होता है, डिजास्टर यानी कि ड्रॉट हो गया या फ्लड हो गया तो इसको आप रोक सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, राइट, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के थ्रू। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन बूस्ट हो सकता है, क्योंकि रिवर इंटरलिंकिंग होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि उस नदी का आप उपयोग, यानी कि एक अलग से जो आप नहर निकालोगे तो उसका उपयोग आप कर सकते हो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी के लिए भी, राइट। तो ये वाली चीज है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। गाइज याद रखिएगा, सिंगापुर ने अप्रूवल दे दिया है कि सिंगापुर के अंदर लैब में बना हुआ मीट, प्रयोगशाला में उत्पादित मांस, बना हुआ मीट, ये अब सिंगापुर के मार्केट में बिक सकेगा। इसकी बिक्री के लिए अप्रूवल दे दिया है सिंगापुर के मार्केट में, अभी ऐसा देखने को मिलेगा। लैब में बना हुआ मीट का मतलब ये नहीं है कि वो मीट को लैब में पका दिया और बेचा जा रहा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लैब में बना हुआ मीट का मतलब ये है, जैसे कि एग्जांपल से समझाता हूं, मांस जो है, मीट जो है, जो मार्केट में बिकता है, वो कैसे बिकता है, जानवरों को मारा जाता है फिर बिकता है ना। फर्स्ट पॉइंट, ये चीज हमें देखने को मिलती है, इस प्रकार से ये मीट आता है। बट लैब में बना हुआ मीट कैसा होता है कि लैबोरेटरी में जो साइंटिस्ट, रिसर्चर होते हैं, वो क्या करते हैं
सेल को, हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, एनिमल की बॉडी में जो सेल्स होते हैं, उनको ऐसे एनवायरमेंट में रखा जाता है जिससे कि वो सेल नेचुरली ग्रो हो सके, राइट। अब आप जानते हैं कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट हमें हमारी बॉडी की देखने को मिलती है, राइट। तो उसको ऐसे एनवायरमेंट में रख दिया जाता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो एनवायरमेंट होता है, जो पूरी चीजें हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, जिसके तहत बॉडी जो है वो ग्रो करती है, तो वैसे ही वो क्या करते हैं, एक सेल को रख देते हैं, एनिमल के एक सेल को रख दिया जाता है एक पर्टिकुलर ऐसे एनवायरमेंट में कि जिससे कि वो नेचुरली ग्रो कर सके, और उसके बाद वो नेचुरली ग्रो कर देता है और फिर ये मीट जो है वो बाजार में बेचा जाता है। अब याद ये भी रखिएगा कि ये जो मीट होता है ये बिल्कुल भी ओरिजिनल मीट से डिफरेंट नहीं होता है, सेम होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो एक जानवर का मीट था, यानी कि जानवर को मार के लाया गया, इसमें जानवर को मारने की जरूरत नहीं पड़ी। और इसके फायदे भी बहुत काफी शानदार हैं, जैसे कि एक सबसे बड़ा फायदा आज की डेट में आप देख रहे हो कि नए नए जो वायरसेस आ रहे हैं, नई नई जो डिजीज बढ़ती हुई जा रही हैं, उनमें से मैक्सिमम जो डिजीज है वो जूनोटिक है, एनिमल से आ रही है, राइट। इसके बारे में अपन ने एक रिपोर्ट में भी डिस्कस किया था, आपको शायद याद आ रहा हो कि हमने बात करी थी कि साइंटिस्ट रिसर्चर ने ये कहा है कि आने वाले समय में अगर हमने चीजों को कंट्रोल नहीं किया तो और भी जूनोटिक डिजीज बढ़ती जाएंगी, क्योंकि ह्यूमन और एनिमल का जो कांटेक्ट है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी चीज को रोकने के लिए एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा गया, और ये ऑल्टरनेटिव के तौर पर ये हमें लैब में बनता हुआ मीट नजर आया। इसके बारे में मैंने आप लोग को पिछले साल पढ़ाया था, डिटेल में अपन ने चर्चा भी करी थी इस टॉपिक के बारे में कि अब से लैब में भी मीट बनेगा। पढ़ा आपने शायद, अगर लंबे समय से फॉलो किया हुआ तो आपको पता होगा, राइट। तो इसी पर अभी पूरी बात करेंगे। तो देखिए, सिंगापुर फूड एजेंसी ने अप्रूवल दे दिया है कि लैब ग्रोन मीट प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी बिक्री हो सकेगी सिंगापुर में, और इसी प्रकार की जो बिक्री है और इसी प्रकार की जो टेक्निक है, राइट, वो अलग अलग कंट्रीज भी अब फॉलो कर रही हैं, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो। इस पर भी बात करेंगे। तो देखिए, जून 2020 की फूड आउटलुक रिपोर्ट और यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट सामने नजर आई, तो इसमें यह चीज मेंशन करी कि 2019 के कंपैरिजन में 2020 में जो मीट का जो आउटपुट है वो गिरा है, 1.7% कम हमें नजर आया है, देखने को मिला है। और इसका कारण है कोरोना वायरस, राइट, और लोगों में बढ़ता हुआ डर जूनोटिक डिजीज का, स्पेशली अफ्रीकन स्वाइन फीवर का, और हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा का। तो ये जो डर जो लोगों के बीच में बढ़ रहा है, तो इसलिए लोग बाग जो है वो मीट को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अब से मीट इंडस्ट्री को एक ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि अगर लोगों को बताया जाएगा कि ये मीट बिल्कुल अच्छा है, इसमें कोई भी वायरस नहीं होगा, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, तो ये मीट जो है वो लोग ले सकेंगे, हेल्दी रह सकेंगे, और मीट इंडस्ट्री को इससे फायदा होगा, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। और लैब ग्रोन या फिर कल्चर्ड मीट जिसे हम कहते हैं, तो याद रखिएगा, इस मीट को जो लैब में बनता है, प्रयोगशाला में बनता है, इसको कल्चर्ड मीट भी कहा जाता है। ये काफी अलग होता है प्लांट बेस्ड मीट से। तो देखो गाइस, मीट जो है ना वो प्लांट बेस्ड भी होता है। कैसे होता है? जैसे कि सोया या फिर पी प्रोटीन जो होता है ना, तो उससे भी मीट बनता है। सोयाबीन वगैरह जो अपन देखते हैं ना, सोए हो गए, और पी प्रोटीन वगैरह जो हम लोग को नजर आता है, तो उससे भी लोग बाग जो है वो उसी यानी कि मीट की पूरी प्रोसीजर अपनाते हैं और उसको मीट बनाते हैं, यानी कि मीट के ऑल्टरनेटिव पे वो लोग खाते हैं, राइट। तो ये चीज हमें नजर आती है। और दूसरा जो होता है वो लैब ग्रोन होता है, जो कि लैबोरेटरी में बनता है, राइट। तो ये चीज हमें नजर आती है, लैब में इसको बनाया जाता है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि एक सेल को ऐसा एनवायरमेंट दिया जाता है कि वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो सके। तो इसमें कोई जानवर की हत्या वगैरह भी नहीं होती है, और मीट का मीट मिल जाता है लोगों को जिनको आवश्यकता होती है। दोनों के ही ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं, प्लांट बेस्ड मीट के और कल्चर्ड मीट के जो लैब में बनता है। दोनों ही जो है वो ट्रेडिशनल मीट प्रोडक्ट्स का ऑल्टरनेटिव के तौर पर नजर आते हैं, और ज्यादातर लोग जो है वो इनका उपयोग कर सकते हैं, इनको कंज्यूम कर सकते हैं, उनको ज़ूनोटिक डिजीज का खतरा नहीं होगा, और एनवायरमेंट इंपैक्ट जो मीट कंजम्पशन के कारण होता है वो भी इससे घटेगा, वो भी इससे रिड्यूस होगा, राइट। और ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर का जो टर्म है, या फिर कल्चर्ड या फिर कल्टीवेटेड मीट जो हम लोग को देखने को मिलता है, वो बिल्कुल सेम होता है मीट की तरह ही। सिर्फ फर्क इतना होता है कि ये डायरेक्टली एनिमल से नहीं आता, जैसे मैंने भी आपको बताया था। जो भी मीट वगैरह खाते हैं वो अगर टेस्ट करेंगे एनिमल मेड, यानी कि एनिमल को मारकर जो मीट रखा हो, और एक कटोरी में एनिमल को मारकर मीट रखा हो और दूसरे में रखा हो ये लैब वाला मीट, तो अगर कोई जो मीट खाते हैं तो वो अगर उन दोनों को टेस्ट करेंगे तो उनको उतना कोई अंतर समझ में नहीं आएगा, दोनों ही सेम लगेगा, क्योंकि बन तो सेल से ही रहा है ना। बट इसमें क्या है लैब वाले में कि इसमें किसी की हत्या नहीं हो रही है, इसमें सेल को ग्रो करवाया जा रहा है, राइट, और मीट तैयार किया जा रहा है। तो ये चीज है बस, और कुछ नहीं, जिसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बेनिफिट क्या होते हैं, मैंने आपको काफी सारे बेनिफिट ऑलरेडी बताई दी, जैसे कि बीमारियां जो है वो घटेंगी, राइट, जो कि हम लोग को देखने को मिलती हैं, और क्लीन फैसिलिटीज
की जो टेंशन होती है, यानी कि अक्सर ऐसे लोग बोलते हैं ना कि हर कहीं से जो है वो खरीदना नहीं चाहिए ये मांस वगैरह, कौन कैसा रख रहा है, किस जगह पे रख रहा है। तो ऐसा बोला जाता है, जो भी लोग मांस वगैरह खरीदते हैं तो वो यही सब चीजें बोलते हैं कि जहां से भी लो अच्छी जगह से लो, एक ऐसी दुकान से लो जो कि क्लीन हो, जहां पर किसी प्रकार का खतरा ना हो, क्योंकि डिजीज जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, राइट। पैथोजन जैसे कि सेल्मोनेला और ई कोली जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि ट्रेडिशनल स्लॉटर हाउस पे मौजूद होते हैं, यानी कि जहां पर ये जो होता है ना बूचड़ खाना जिसको अपन बोलते हैं, कि जहां पर ये कटते हैं जानवर वगैरह, तो वहां पर नॉर्मली देखने को मिलता है कि इस प्रकार की डिजीज जो है वो होती ही है, राइट। तो ये वाली चीज है। साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता नहीं होगी, एनिमल्स को एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे। अब देखो इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी कम होगा। आपको याद आ रहा होगा थोड़े समय पहले अपन ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में भी बात करी थी कि लोग बाग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स का इंटेक करते हैं और बिना प्रॉपर डोज के, जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, और उसके चलते उनको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसके चलते आगे चल के उनकी बॉडी में कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। अब इसमें क्या होता है कि इनडायरेक्टली लोगों की बॉडी में एंटीबायोटिक्स भी जाता है इस प्रकार के एनिमल प्रोडक्ट के थ्रू, क्योंकि एनिमल्स को एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, और जैसे कि एनिमल की ग्रोथ वगैरह ठीक ठाक हो तो, और यही जो एनिमल का जो मांस कटता है जो लोग कंज्यूम करते हैं, तो इनडायरेक्टली एंटीबायोटिक लोगों की बॉडी में एनिमल मीट के थ्रू जा रहा है, तो इसके चलते लोगों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो रही है। बट अगर कल्चर्ड मीट मिलेगा या लैब में बना हुआ मीट लोगों को मिलेगा तो उनको एंटीबायोटिक की प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ पा रहे हो बातों को? तो ये चीज है, राइट। और कितनी जल्दी इस प्रकार का मीट जो है वो कंज्यूमर तक अवेलेबल हो पाएगा, तो अभी भी इसमें समस्याएं हैं। जो समस्या है वो कुछ इस प्रकार की, एक तो अफोर्डेबिलिटी, ये महंगा होता है काफी, राइट। दूसरी बात, कंज्यूमर मिसट्रस्ट के साथ डील करना। अब भाई आप कुछ भी कर लो, जो कंज्यूमर है वो तो डाउट में रहेगा कि यार ये तो प्रयोगशाला में बना है, इसमें कोई केमिकल ना, लोगों को डर रहता है ना। और वैसे भी फेक न्यूज और इस प्रकार की अफवाहें फैलाने में आज की डेट में कितना कम समय लगता है। सोशल मीडिया में ऐसी अफवाहें जो है वो आग की तरह फैलने लगती हैं, आप जानते हो सभी लोग। और लोगों में भी डर कि यार ये खाएंगे तो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाए, कुछ पता लगे क्या है क्या नहीं है, लोगों के अंदर विश्वास नहीं होगा ना फिर। जैसे कि होता है ना कि काफी सारे लोग जो है, जैसे कि कुछ लोग जो है वो कोई मीट खाना पसंद नहीं करते किसी जानवर का, तो वो जानवर के ऊपर ही डिफरेंस कर देते हैं, राइट, कि हमें इस जानवर का नहीं पसंद, हमें इसका पसंद। तो ऐसा डिफरेंस आपने देखा होगा, जो मीट लवर्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिकली एनिमल का मीट चाहिए होता है, बट इस लैब में जो मीट बनता है, बन के आ रहा है, तो उसमें वो क्या स्पेसिफाई कर पाएंगे, तो वाली भी एक इशू है। तो फिर उसमें भी फिर वो डरेंगे कि यार ये पता नहीं किसका मांस है, हमें थोड़ा पता कि ये किसका मांस है क्या है, तो ऐसी भी चीजें होंगी। तो वो कंज्यूमर का मिसट्रस्ट यहां पर नजर आएगा। साथ ही साथ ट्रेडिशनल मीट प्रोड्यूसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो लोग हमें बुचड़ खाने में जो लोग देखने को मिलते हैं, स्लॉटर हाउस में जो लोग देखने को मिलते हैं, जिनका पूरा धंधा पानी इसी के ऊपर चलता है, राइट, स्लॉटर पे चलता है, तो वो बेसिकली यहां पर एक इशू क्रिएट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि उनका तो धंधा पानी बंद हो जाएगा, तो वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इस प्रकार का प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में है। तो ये वाली कुछ चैलेंजेस हैं जो नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ एक जीएफआई की रिपोर्ट जो है उसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि 55 कंपनी आज की डेट में इस प्रकार के लैब में तैयार किए हुए मीट के ऊपर काम कर रही हैं। और ये जो कंपनी है ये फ्यूचर मीट टेक्नोलॉजीज और इजराइल के अंदर है, और इसके अलावा बिफ्टेक जो टर्की में है, इसके अलावा क्यूबिक फूड जो स्पेन में है, नीदरलैंड्स के अंदर हम लोग को मिएटेबल नाम की एक कंपनी देखने को मिल रही है, और फ्रेंच कंपनी है गॉरमीट, और यूएसए की कंपनी मेम्फिस मीट्स। तो ये सब हमें देखने को मिल रही है जो कि इन सब के ऊपर काम कर रही हैं, राइट। इसके अलावा दिल्ली के अंदर, इंडिया की बात करें तो दिल्ली के अंदर क्लियर मीट करके है एक, जो कि काम कर रही है, डेवलप कर रही है इस प्रकार के चिकन को, राइट, कल्चर्ड चिकन को। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। और ये था पूरा टॉपिक सिंगापुर के बारे में। याद रखना कि सिंगापुर ने अप्रूवल दे दिया इस प्रकार के मीट के, लैब ग्रोन मीट को, कि वो मार्केट में जो है वो अवेलेबल हो सकेंगे, राइट, बेचा जा सकेगा। और इंडिया में भी आएंगे बहुत समय, मतलब बहुत कम समय में ये देखने को मिलेंगे, इंट्रोड्यूस तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड इस प्रकार की चीज जो है वो चल रही है, राइट। कल्चर्ड मीट थोड़ा सा याद रखिएगा, तो आपको पूरी चीज टॉपिक से रिलेटेड होपफुली अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सिर्फ इतना ही आपको जानना है, अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इतनी ही रखनी है, ठीक है गाइस। यहां पर बात करेंगे क्वांटम सुप्रीमेसी के बारे में, तो इसको अपन समझते हैं, बट बिफोर दैट ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था उसको मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए पिछले साल क्या हुआ था कि गूगल ने दावा किया था और कह दिया था कि गूगल ने एक ऐसा कंप्यूटर बना लिया है जो कि बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन कर सकता है। कितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकता है? तो जो अभी तक का जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसको अगर एक कैलकुलेशन दिया जा रहा है और उस कैलकुलेशन को करने में उस सुपर कंप्यूटर को 10,000 साल लग जाते हैं, तो वो सेम कैलकुलेशन गूगल का कंप्यूटर 200 सेकंड में कंप्लीट कर सकता है। यानी कि जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर को जिस कैलकुलेशन को करने में 10,000 साल लगेंगे, वो ही सेम कैलकुलेशन 200 सेकंड में गूगल का कंप्यूटर कर लेगा। तो ये चीज कही थी गूगल ने, तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना फास्ट कंप्यूटर है गूगल का ये, राइट।
इसके अलावा चाइना ने जो अभी दावा किया है, मैं गाइस चाइना के दावे को मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता अनटिल एंड अनलेस इंटरनेशनली उसकी टेस्टिंग ना हो जाए। अभी इसने दावा किया है कि इसने एक ऐसा कंप्यूटर बना लिया है जो कि गूगल के जो प्रोटोटाइप है उससे 10 बिलियन ज्यादा तेज है। तो ये चीज इसने दावा करी है और इसलिए ये क्वांटम सुप्रीमेसी न्यूज में आई है, राइट। बट आपको मेनली क्वांटम सुप्रीमेसी के बारे में पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो इसके टर्म को प्रपोज किया गया था 2012 में, प्रस्तावित किया गया था 2012 में, किसके द्वारा? जॉन प्रीस्किल के द्वारा, और जो कि एक प्रोफेसर है थियोरेटिकल फिजिक्स के कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। और ये बेसिकली एक प्रकार का ऐसा पॉइंट होता है जहां पर जो चीज, जो कैलकुलेशन या जो भी एक्टिविटी क्लासिकल स्टैंडर्ड कंप्यूटर्स नहीं कर पाते हैं और वो एक सुपर कंप्यूटर कर ले, तो उस पॉइंट को जो है वो क्वांटम सुप्रीमेसी कहा जाता है। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर क्लासिकल कंप्यूटर्स जिस चीज को नहीं कर पा रहे हैं वो अगर कोई और कंप्यूटर कर ले तो उसको क्वांटम सुप्रीमेसी कहते हैं। तो सिंपल सी चीज आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और क्या चीज होती है ऐसी जो कि इस प्रकार के कंप्यूटर्स को इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा तेजी से प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराती है या एबिलिटी हो जाती है, किस चीज के कारण ऐसे कंप्यूटर्स की जिसके चलते वो इतनी तेजी से इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग कर सकते हैं? तो वो सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट। तो ये दो चीज होती है जो कि सुपर कंप्यूटर को एबिलिटी प्रोवाइड कराती है इंफॉर्मेशन को और तेजी से प्रोसेस करने की। और डिफरेंस क्या होता है स्टैंडर्ड कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर में? तो क्लासिकल कंप्यूटर परफॉर्म करते हैं किस कैलकुलेशन के ऊपर? आपने पढ़ा भी होगा बचपन में, 0 और 1। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। सिर्फ यही दो लैंग्वेज होती है, या फिर एक सिंगल लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज के नाम से अपन जानते हैं, जिसमें 0 और 1 का ही मल्टीपल हम लोग को नजर आता है। तो 0 और 1 में ही पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो ऑपरेट करता है। ये ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है इस पूरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, राइट। और ज्यादा ट्रांजिस्टर मतलब कि और बेहतर प्रोसेसिंग एबिलिटी। और सुपर कंप्यूटर में या क्वांटम कंप्यूटर में यही चीज होती है, इनकी प्रोसेसिंग एबिलिटी जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। ये लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर काम करते हैं। यहां पर डिफरेंट स्टेट्स जो होती हैं ये अचीव करते हैं पार्टिकल के अंदर इंटरनल एंगुलर मोमेंटम के थ्रू, जिसको स्पिन कहा जाता है। यहां पर दो स्टेट्स होती हैं 0 और 1 की, जो इसमें रिप्रेजेंट करती है स्पिन को एक पार्टिकल के। और क्लासिकल कंप्यूटर की जो इंफॉर्मेशन जो होती है वो सिंगल नंबर पे होती है, या तो 0 या तो 1। और ये दोनों स्टेट्स पे होती है 0 और 1, राइट। और मतलब एंड वाला, यानी कि 0 के साथ 1 और इसमें या तो 0 या तो 1। तो यानी कि ये सिंगल डिजिट पे काम करती है, बट ये मल्टीपल डिजिट पे काम कर लेती है। कौन सी? क्वांटम कंप्यूटर्स। तो यही चीज है, कुछ नहीं है। सिर्फ इसमें हमें ये चीज देखने को मिलती है कि जो स्टैंडर्ड कंप्यूटर्स होते हैं ना, उसमें या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, बट ये एक साथ चलता है। तो एक साथ चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये काफी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाएगा, मतलब उसके कंपैरिजन में, स्टैंडर्ड कंप्यूटर के कंपैरिजन में। और क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं, जो कि 0 एंड 1, एंड मतलब और, ओ आर वाला और नहीं, या वाला और नहीं। ये क्या करता है? 0 या 1 करता है स्टैंडर्ड कंप्यूटर, और क्वांटम कंप्यूटर 0 और 1 यानी कि एंड 1 करते हैं। समझ पा रहे होगे शायद, इस पे अब देखोगे तो समझ में आएगा, राइट। और सेम टाइम पर ही ये करते हैं, जिसके चलते ये ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को इसकी देखने को मिलती है खासियत, इसलिए ये इतने ज्यादा फास्ट होते हैं। इनके पोटेंशियल की बात करेंगे तो देखो, जब इन्फेंसी की अगर हम लोग बात करेंगे, जब ये शुरुआत में जब लाए गए थे तो कहा जा रहा था कि ये कंप्यूटर की एबिलिटी को और भी ज्यादा स्ट्रांग कर देंगे, जैसे कि कंप्यूटर बहुत तेज काम करने लगेगा, उसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी। वो तो बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा ड्राइव का स्टोरेज बढ़ जाएगा, राइट, वो भी सही बात है। इसके अलावा जैसे कि फील्ड की अगर हम लोग बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दूसरी फील्ड जैसे कि स्पेस, तो उसमें भी उपयोग किया जाता है इन सब कंप्यूटर्स का, क्योंकि साइंटिस्ट रिसर्चर इन्हीं सब कंप्यूटर का तो उपयोग करते हैं वेरियस डिस्कवरी के लिए, वेरियस रिसर्च के लिए। तो ये चीज है क्वांटम सुप्रीमेसी, जिसका एक आपको आइडिया होना चाहिए, बस सिंपल सी चीज। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर हम लोग को एक बहुत ही बड़ा पार्क देखने को मिलने वाला है, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। और ये पार्क कहां पर लोकेटेड होने वाला है? और इसका मतलब एक्चुअली बन चुका है, बट इसका उद्घाटन अभी कुछ समय बाद ही होने वाला है। 15 दिसंबर को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसका उद्घाटन करेंगे। 30,000 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, गुजरात की कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है और पाकिस्तान की बॉर्डर के पास है, काफी नजदीक है। और बहुत ही कुछ चंद किलोमीटर की दूरी पर ये पाकिस्तान की बॉर्डर यहां पर आ जाएगी। और स्ट्रेटेजिक पार्क के नाम से भी ये जाना जा रहा है, रिन्यूएबल स्ट्रेटेजिक पार्क। गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ये है। और रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है, इसके दो जोन्स हैं। एक 49,600 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ एक हाइब्रिड पार्क जोन है, और जो कि विंड और सोलर पावर प्लांट्स को 24,800 मेगावाट की कैपेसिटी प्रोवाइड कराएगा। और दूसरा जो है वो विंड पार्क जोन है, जो कि 23,000 से ज्यादा हेक्टेयर के एरिया में फैला हुआ है। और प्रोजेक्ट की जो साइट है वो खावड़ा से
25 किलोमीटर की दूरी पे हमें देखने को मिल रही है। और ये खावड़ा जो है वो आखिरी पॉइंट है जहां पर सिविलियंस जा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि जहां तक, जिस एरिया तक सिविलियंस जा सकते हैं उसके बाद उनको जाना अलाउड नहीं है, तो वहां पर है ये, राइट। और एक्सक्लूसिव विंड पार्क जोन जो है ये हम लोग को देखने को मिल रहा है 1 से 6 किलोमीटर के नजदीक में है इंटरनेशनल बॉर्डर के, यानी कि पाकिस्तान से जो बॉर्डर लगती है उससे मात्र 1 से 6 किलोमीटर के रेंज में है ये विंड पार्क जोन, एक्सक्लूसिव विंड पार्क जोन। और हाइब्रिड पार्क जोन जो है, जैसे मैंने आपको बताया इसकी 2 जोन है, उसमें हाइब्रिड पार्क जोन मात्र इंडो पाकिस्तान की बॉर्डर से 6 किलोमीटर की दूरी पर ही ये हमें नजर आता है। और ये साइट इसलिए चूज की गई है, एक तो ये साइट खाली पड़ी रहती है, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी होती नहीं है, राइट, सिक्योरिटी रीजन के कारण, तो इसलिए सोचा गया कि यहाँ पर हम लोग विंड मिल वगैरह लगा देंगे जिससे कि इस एरिया का, इस जमीन का उपयोग किया जा सके। और दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो विंड मिल होंगे ना, ये एक बॉर्डर की तरह ही एक्ट करेंगे, बाउंड्री की तरह ही एक्ट करेंगे, राइट। जैसे कि बॉर्डर वगैरह में हम लोग को देखने को मिलता है ना, बाउंड्री वगैरह सेट की जाती है, तो इन विंड मिल को लगाकर हम लोग बाउंड्री सेट कर रहे हैं एक प्रकार से। तो ये वाली चीज, तो इस प्रकार से ये स्ट्रेटेजिकली जो है वो प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। आगे की बात करें, ये प्रोजेक्ट जो है वो किनको दिया हुआ है, तो इसको अलॉट किया गया है सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, जो कि सेटअप करेंगे इस प्रकार के विंड प्रोजेक्ट्स को। और साथ ही साथ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसकी एनर्जी को जो है वो ले लेंगे, यानी कि जो भी इस प्रोजेक्ट के थ्रू एनर्जी आएगी वो एनर्जी जाएगी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास। और इंडिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का क्या शेयर है, तो 39% इन टोटल हमारे पास शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी का, और जो कि 368.98 गीगावाट का हमें देखने को मिल रहा है अप टू 29 फरवरी 2020 का ये डेटा है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया 5वीं पोजीशन पर आती है रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को लेकर, इंस्टॉल कैपेसिटी को लेकर, यानी कि कितना हम लोग स्टोर कर पा रहे हैं, तो उस मामले में 5वें नंबर पर इंडिया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और रिन्यूएबल एनर्जी की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो पिछले 5 साल में 226% ज्यादा बढ़ी है, तो एक बिग अचीवमेंट है इंडिया के लिए ये वाली चीज। और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड तो डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसका भी एक आप लोग को आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए अच्छी, ठीक है, इस प्रोजेक्ट की। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, और ये अपना आज का लास्ट टॉपिक था। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए, अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं, दिमाग में बैठ गए हैं, तो लाइक का बटन हिट किए बिना मत जाइएगा। चैनल को गाइस शेयर जरूर करिए जितना हो सके, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। मंथली पीडीएफ पेड पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में दी थी, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ इसकी फीस है। यहां पर आपको डेली जो आप करंट अफेयर्स के लेक्चर्स देखते हैं उनकी आपको पीडीएफ मिलती है, आपको हैंडआउट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपके रिवीजन के लिए आपको वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है, आपको मंथली मैगजीन दी जाती है, और इतना ही नहीं, मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की फीस में आपको कॉम्प्लीमेंट्री मेरे द्वारा मिनिमम 150 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस्ड होते हैं, राइट। और जिससे कि आप अच्छी प्रैक्टिस कर सको और आपका सिलेक्शन हो सके। और ये कैसा होता है ये पूरा पैकेज, इसका अगर आपको सैंपल देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर एक सैंपल का वीडियो है, वो जाकर देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, 2021 में अपीयर होना चाह रहे हैं, तो एनसीईआरटी का एक पेड पैकेज है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर एनसीईआरटी के पैकेज का वीडियो डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन पर वीडियो की लिंक देखिए और वीडियो को देखिए, और उसको जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और पेड पैकेज की आपको फीस कैसे पे करनी है और कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर पूरी चीज जो है वो लिखी हुई है डिटेल में, आप पूरा पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कैसे आपको इसको ज्वाइन करना है, राइट। और बाकी ये क्यूआर कोड भी दिया हुआ है फीस पेमेंट करने के लिए, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेड पैकेज से रिलेटेड अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो ये मेरा फेसबुक है, कमलाक्ष झा के नाम से मैं फेसबुक पर हूं, ये मेरा नाम है। आप सबसे पहले तो मुझे ऐड कर लीजिएगा। दूसरी चीज, मेरा नंबर है ये 9713282838, यानी मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा। याद रहे इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, कॉल अटेंड नहीं किए जाएंगे। इस नंबर पर आप मुझे एसएमएस कीजिए, या फिर सेम नंबर टेलीग्राम पर भी है, टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कीजिए या फेसबुक पर मैसेज कीजिए। विद इन 24 आवर्स में आपकी जो भी क्वेरी है उसका रिप्लाई कर दूंगा, विद इन 24 आवर्स, राइट। और साथ ही साथ टेलीग्राम पर अगर आप हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का अपना एक चैनल है, वो ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, राइट। ग्रुप भी काफी अच्छा होता है, उसमें आपकी कोई भी डाउट्स वगैरह वो आप डाउट को रेज कर सकते हैं, वहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है। तो चलो अपन मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।